नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम नायक, प्रवक्ता सैड वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय नियामतपुर जालौन। आज आपको हम मानवाधिकार वाक्य के बारे में अध्ययन कराएंगे। जैसा कि मानवाधिकार नाम से ही प्रदर्शित होता है, वह अधिकार जो मानवों को प्राप्त है। मानव बुद्धिमान तथा विवेकपूर्ण प्राणी है और इसी कारण उसे कुछ ऐसे मूल तथा अरणीय अधिकार प्राप्त हैं जिसे सामान्यतः मानवाधिकार कहते हैं। यानी कि वह अधिकार प्राप्त हैं जिससे मानव अपने विवेक तथा बुद्धिमान से उन अधिकारों का प्रयोग कर सके। सामान्यतः देखा जाता है कि मनुष्य को नाम से ही जागृत होता है मानवाधिकार, वह अधिकार जो मनुष्यों को प्राप्त हैं। जैसे कि मानवाधिकार मनुष्य के मूलभूत सार्वभौमिक अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। सभी व्यक्तियों को गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हम किसी जाति या लिंग के आधार पर नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं अगर वो महिला है तो उसको अधिकार नहीं मिलेंगे, या निम्न वर्ग का है तो उसे अधिकार नहीं मिलेंगे, या किसी दूसरे राष्ट्र का है तो अधिकार नहीं मिलेंगे, या किसी दूसरे धर्म का है, किसी भी धर्म का हो उसे समान अधिकार प्राप्त हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि अगर वो दूसरे धर्म का है या किसी धर्म से दूसरे राष्ट्र से संबंध रखता है तो उसे अधिकार नहीं मिलेंगे। ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है। उसे समान अधिकार प्राप्त होंगे क्योंकि वह जन्मजात ही वो अधिकार लिए जन्म लेता है। जन्म से ही उसे वे अधिकार प्राप्त होते हैं। डॉक्टर डी बसु कहते हैं, मानवाधिकार प्रत्येक वस्तु को बिना किसी अन्य विचार से मानव परिवार का सदस्य होने के फलस्वरूप राज्य के अन्य लोक अधिकारी के विरुद्ध करना चाहिए। मानवाधिकार आवश्यक रूप से प्रारंभिक मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है। यानी कि मानव को मानवीय आवश्यकताओं के आधार पर वो अधिकार प्राप्त हुए हैं। 1993 ईस्वी में आयोजित विश्व मानवाधिकार सम्मेलन की घोषणा में कहा गया था कि धर्म मानवाधिकार व्यक्ति की गरिमा और अंतर्निहित योग्यता से प्रतिभूत होते हैं और व्यक्ति मानवाधिकार तथा मूल स्वतंत्रताओं का केंद्रीय विषय है। मानवाधिकार की प्रकृति है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होता है? अधिनियम के अध्याय 2 में राष्ट्रीय अधिकार आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 3 में यह अभिकथित है कि केंद्र सरकार एक ऐसे मानवाधिकार का गठन या आयोग का गठन करेगा जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से जाना जाएगा। आयोग में 8 सदस्य होंगे और उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग अन्य सदस्य उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवामुक्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवामुक्त न्यायाधीश होंगे। मानवाधिकार के क्षेत्र में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2% व्यक्ति अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी। अध्यक्ष व सदस्य अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। वे दूसरी अवधि में पुनः नियुक्ति के लिए भी योग्य माने जाएंगे या उनकी अर्हता मानी जाएगी। कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की आयु तक आयोग के सदस्य कर सकता है। आयोग का एक महासचिव होगा जो अपने कार्यों का निर्वहन स्वयं को दी गई कार्यों को ध्यान में रखकर करेगा। यानी कि जब आयोग का गठन होगा तो उसका मुख्य अध्यक्ष होगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसके सदस्य होंगे उच्च न्यायालय के सेवामुक्त न्यायाधीश या सेवारत न्यायाधीश। तो अभी आपने देखा मानवाधिकार क्या है
और मानवाधिकारों का गठन किस प्रकार होता है। अब आपको आगे बताएंगे मानवाधिकारों के कार्य क्या है, किस प्रकार कार्य करता है, नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।